Hello students, so today we will begin with the second chapter of class 10 maths. The chapter name is polynomials. So first of all we will see the basic introduction regarding this topic. So what are polynomials? It is made up of two terms. First is the poly and other is the nomials. So poly means many and nomial means terms. So in short we can say that polynomial is nothing but many terms combined together. अब ये टर्म्स कैसे होंगे? टर्म्स कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज. वन, इट कैन बी कॉन्स्टेंट्स और इट कुड बी वेरिएबल्स. अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स मीन्स हैविंग a fixed value. कांस्टेंट टर्म्स कैसे होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करती. एंड वेरिएबल्स द ऑपोजिट ऑफ कांस्टेंट्स, इट इज नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू. अब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो फिर क्या है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर वैल्यू इज वेरिएबल. वेरिएबल वैल्यू है तो वो बन के वेरिएबल्स, और जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है वो है कॉन्स्टेंट्स. तो फिक्स्ड वैल्यू किसकी होती है? ऑल नंबर्स. जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. फिर अब वो इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं. जो कोई नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए उसे हम कहेंगे द कॉन्स्टेंट्स. और वेरिएबल्स क्या होते हैं? नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू हम असाइन करते हैं या फिर इवेल्यूएट करते हैं. ऐसे वैल्यूज बन जाते हैं वेरिएबल वैल्यूज. फिर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स में? हम एक तो उन्हें x या y या z ऐसे लेते हैं, या फिर a, b, c, या फिर p, q, r, s, या फिर कभी कभी l, m, n, इस कोई भी फॉर्म में ले लेते हैं. तो ये सारे क्या है? दिस आर द सिंबल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ इट टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स. और यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, दैट वी आर यूजिंग द स्मॉल लेटर्स फॉर ईच ऑफ दिस अल्फ़ाबेट्स. तो ये हो गए कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो फिर अगर हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे तो कैसे होंगे? एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, एनी टर्म्स ये सारे क्या हो गए? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. और भी हम अगर चाहे तो लिख सकते हैं ये भी सारे पॉलिनोमियल्स ही है. या फिर हमें ऐसे भी हो सकते हैं ये भी क्या हो गया? ये भी पॉलिनोमियल ही है. अब कोई भी अगर हम इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन लेते हैं a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3. तो इसमें a, b और c ये क्या है? वेरिएबल्स हैं. ये 2 क्या है? इट इज़ अ
कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है? ऑफ वेरिएबल सी। इसमें से कई चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, जस्ट फॉर अ रिवीजन सेक हम सारी चीज़ एक बार रिवाइज या रिवाइंड कर लेते हैं कि जो टर्म वेरिएबल्स के साथ में होती है दैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। फिर ये वैल्यू अगेन इंटीजर्स हो सकती है, प्लस माइनस डेसिमल हो सकती है, फ्रैक्शंस हो सकती है। तो जो कोई वैल्यू है, जो कोई नंबर है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। फिर इसी में और एक चीज़ आती है, वो है एक्सप्रेशंस, और एक चीज़ होती है इक्वेशंस। अब तक हमने ये जो वैल्यूज़ लिखी है, सारे टर्म्स जो लिखी है यूजिंग द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। ऑल दिस व्हाट वी हैव रिटन रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वेशंस कैसे रिमेंबर रखने हैं या याद रखना है? इक्वल टू साइन, इट कंटेन्स अ इक्वल टू साइन। अगर यही चीज़ सपोज x+7 था, सिंपल x+7 लिखेंगे तो ये हो गया एक्सप्रेशन, और इसे हम अगर x+7 इक्वल टू से -2 ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रही है, तो इसे हम अभी एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे इट इज़ अ इक्वेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो ये हो गई इक्वेशन। फिर यहाँ पे हम और एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? हम कई बार लिखते समय f(x) या फिर कई बुक्स में p(x) या फिर q(x) ऐसे टर्म्स इस्तेमाल की होती है। सो व्हाट इट इज़ जस्ट अ नेम। उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम नाम इस्तेमाल करते हैं, वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन। अब वो कैसा है? सपोज यही ले लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? f(x) इज इक्वल टू x+7। तो x+7 जो एक एक्सप्रेशन है उसे हमने क्या नाम दिया है? f(x). अगर हम लेट अस से z-2 लेते हैं तो फिर इसका हम नाम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम अब f(z) कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था इसलिए हमने उसका नाम f(x) रखा है। यहाँ पे हम इसे f(z) कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है? z। तो हम इसे f(z) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर हमें डिफरेंटली नाम चाहिए तो हम कह सकते हैं p(z) इक्वल टू z-2। हाँ, लेकिन हम एक साथ ये दोनों नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर हमने अगर इसे z-2 को f(z) कहा है तो फिर p(z) शायद फिर z+2 अगर दूसरी टर्म है तो उसे भी कहेंगे। एक ही टर्म को एक साथ दो नेम्स हम नहीं दे सकते। इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं और टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? तो दो वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन हैं? a, b और c, तीन वेरिएबल्स हैं, और ये +3 वाली जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट। तो अभी ये यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। हमने यहाँ ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि कोई भी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन जब होती है तो उसे हम सेपरेट टर्म काउंट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे a और b में प्लस या माइनस साइन होगी तो ये दोनों एक सेपरेट टर्म्स हो गए। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे 3 साइंस हैं तो टोटल टर्म्स कितनी है? 4 टर्म्स हैं। वही अगर ये चीज़ अगर ऐसी होगी x, y, z, अब यहाँ पे वेरिएबल्स तो 3 हैं, x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन यहाँ पे टर्म कितनी है?
इसे हम कहेंगे इट इज़ रिप्रेजेंट अ सिंगल टर्म। और वो क्यों? क्योंकि इन तीनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन नहीं है कुछ, इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन साइन, तो वो सिंगल टर्म रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ऑन बेसिस ऑफ दिस टर्म्स एज वेल एज वेरिएबल्स की पावर कितनी है उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर या डिग्री। तो फिर वो डिग्री और पावर क्या है उसका हम डिस्कशन लेंगे। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में कैसा रहता है? फर्स्ट इज मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, और फिर ट्राइनोमियल। अगेन मोनो मीन्स सिंगल, तो यहाँ पे मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं? फिर सिंगल टर्म। यहाँ पे अगेन नेम सजेस्ट बाय मतलब टू होता है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स। और ट्राइनोमियल अगेन ट्राई रिप्रेजेंट्स थ्री, सो यहाँ पे होंगे थ्री टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल, जहाँ पे टू टर्म्स है तो हो गया बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। इसके हम एग्जांपल लिख लेते हैं। x 7y से -3। इवन हम इसमें xy या yz ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? xy और yz अगेन इवन तो दो वेरिएबल्स है लेकिन टर्म तो सिंगल है। तो ये सारे हो गए एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। फिर बाइनोमियल जहाँ पे दो टर्म आती हैं, x -3 xy -2, तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गई जहाँ पे एक प्लस और माइनस की साइन कहीं पे दो टर्म्स के बीच में आएगी। ये माइनस साइन उस टर्म के लिए है। नंबर 3 इट इज़ अ इंटीजर, इट इज़ -3 नंबर, लेकिन यहाँ पे -3 ये दो टर्म, ये सिंगल टर्म x और दूसरी टर्म 3 दोनों के बीच में है। हालांकि इस्तेमाल करते समय हम उसे -3 ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सिंस बिटवीन द टू थिंग वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस या माइनस साइन आती है, देन इट बिकम्स टू टर्म्स नॉट अ सिंगल टर्म। दोनों में मल्टीप्लिकेशन साइन होगी तो फिर वो सिंगल टर्म रिप्रेजेंट करेगी। फिर ट्राइनोमियल के लिए एग्जाम्स क्या होंगे? जहाँ पे थ्री टर्म्स आ रही है, अगेन लिख लेते हैं 7y + 3 + से x, थ्री टर्म्स हो गई। फिर शायद xy -2 + 5y। यहाँ पे अगर हम ओनली 5 लिखते तो फिर ये -2 और +5 दोनों कांस्टेंट है, इसलिए आपस में बेस्ड ऑन देयर साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो थ्री टर्म्स एग्जाम्पल नहीं रहता, वो टू टर्म्स ही बन जाते हैं, इसलिए हमने इसे थोड़ा चेंज कर लिया। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हम और एक क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कह सकते हैं ऑफ वेरिएबल।
पहला बेसिस था बेसिस ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या द पावर ऑफ द वेरिएबल। इसके हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल it is nothing but the highest power of variable in the given expression। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें कई बार शॉर्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या है? हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कोई वेरिएबल होगी, उस वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे x था, तो x की पावर कितनी है? यहाँ पे जब हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो पावर कितनी है? उसके ऊपर 1 है। तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन की फिर डिग्री क्या हो गई? 1। अब ये कांस्टेंट टर्म है -3, तो फिर इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। वो क्यों? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 0 है। वो कैसे है? पहले हम लिख लेते हैं कोई एग्जांपल्स से। हमने जब लिखा था x, तो x की पावर क्या है? यहाँ पे क्या है उसकी पावर? 1। तो फिर इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। जब हम देख रहे थे कि -3 का डिस्कशन कर रहे थे, तो -3 का हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -3 और उसके साथ कोई वेरिएबल जिसकी पावर 0 है। अब ये वेरिएबल की पावर 0 है। जब भी हम कोई वेरिएबल की पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल टू 1। इसलिए ये वेरिएबल यहाँ से गायब हो गया, सिर्फ बचा गया है -3। तो अगर -3 ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी अगर हमें डिग्री लिखनी है तो इस चीज़ की डिग्री हमें आंसर क्या मिलता है? इट्स डिग्री इज़ 0। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज़ 0। और वो क्यों है? क्योंकि उसकी वेरिएबल की पावर 0 होती है। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसे टर्म है x² + 3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? यहाँ पे 2। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स डिग्री 2। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है y² + y + 3, तो फिर इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे y², यहाँ पे y, अलग अलग पावर में वेरिएबल है। तो हमारे डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो पूरे एक्सप्रेशन में ये सिंगल एक्सप्रेशन हो गया। इसमें 3 टर्म्स है लेकिन एक्सप्रेशन तो एक ही है, सिंगल एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। तो फिर दिस रिप्रेजेंट्स अ डिग्री 2 वैल्यू। सो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे पॉलिनोमियल्स का। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा रह गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फिर बनता है? फर्स्ट बनता है कांस्टेंट, या फिर इसे हम कहते हैं डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री, वो क्या है? अगेन जैसे कि नाम बता रहा है, इसकी डिग्री है 0।
तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, -2, 5, 7, ये क्या है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स है, √3, 5/2, ये मतलब इनके वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 0। सो जिनकी डिग्री 0 है ऐसे सारे टर्म्स बन जाते हैं अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर सेकंड कैटेगरी क्या हो जाती है, फिर इसमें आता है लीनियर। नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल था, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पावर दैट इज 0 डिग्री कांस्टेंट। फॉर लीनियर माना 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 1। तो फिर डिग्री 1 के एग्जांपल्स हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री 1 वाले एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं x+3 -7y, और हम क्या लिख सकते हैं √3z। यहाँ पे अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो अंडर रूट या अंडर³ हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर या फिर अंडर³ ऐसा नहीं हो सकता, तो उसे फिर हम पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, रूट सिर्फ कोफिशिएंट्स को हो, वेरिएबल को ना हो। फिर थर्ड कैटेगरी क्या आती है, इट इज़ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड मीन्स 2, सो इट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो फिर क्या एग्जांपल हो गए, x² + 3, यही जो ऊपर लिखे हैं उन्हें हम स्क्वायर पावर में लिख सकते हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हर जगह 2 है, तो ये सारे एग्जांपल्स बन जाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के। इसे अगर हम ऐसा लिखेंगे, सपोज दिस इज इक्वल टू -6, तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू साइन इस्तेमाल किया है। और अगर सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, इतना ही पार्ट लिखेंगे या सिर्फ ऐसा पार्ट लिखेंगे, तो वो होता है एक्सप्रेशन। फिर और एक बचा गया है, फिर अभी नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक में कितना होता है, डिग्री 3, डिग्री 3, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो वो कैसे लिख सकते हैं, x³ + 2x² + 3x + 1। इवन तो यहाँ पे 4 टर्म्स लिए हैं हमने, लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, इसलिए इट रिप्रेजेंट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी डिग्री 4 है, तो उसमें हाईएस्ट पावर टर्म क्या रहेगी, x4 + 3। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ बेसिकली ये 4 चीज़ों पे ही ध्यान देना है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, तो हम इस चीज़ में क्या करते हैं, लेट अस टेक वी हैव अ पॉलिनोमियल से, अगेन सिंपल एग्जांपल लेते हैं, f(x) = x + 2। ये x + 2 क्या है, एक्सप्रेशन है, और इसे हम क्या नाम दिया है, f(x)। तो फिर अगर हमें ऑब्टेन करना है वैल्यू ऑफ f(x), तो मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कैसे मिलेगी, बाय पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x। हमें f ऑफ x की वैल्यू कब मिलेगी? तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल f ऑफ x जब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x। लेकिन फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो आइदर जो गिवन होगी या फिर हम कोई रैंडम वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं लेट x इक्वल टू 2। तो फिर f ऑफ x की वैल्यू अब हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जब वेरिएबल x लिखा था तो हम f ऑफ x लिखते थे, अब x की वैल्यू हम 2 पुट करने वाले, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? f ऑफ 2। और ये हमें कैसे मिलेगी? यहाँ पे x है, यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मिलेगा 2 + 2 = 4। सिंपली हमें क्या करना है? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x वी हैव सेलेक्टेड और गिवन। एक तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा या फिर कोई रैंडम वैल्यू कांस्टेंट या नंबर हम जो सेलेक्ट करेंगे उसे उस एक्सप्रेशन में पुट करना है, और फिर जब हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 2 इज़ 4। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं से -3 तो क्या होगा? f ऑफ -3, क्योंकि अब हम इसके वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? -3 + 2, 1 पॉजिटिव इंटीजर 1 नेगेटिव, तो क्या होगा? अपोजिट साइन होते तो सब्ट्रैक्शन होता है तो बनेगा 1, और साइन क्या मिलेगी? प्लस या माइनस। तो दोनों में से जो इंटीजर बड़ा है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो फिर नेगेटिव साइन आएगी -1। तो फिर इस फंक्शन या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? f की वैल्यू एट -3 वैल्यू इज़ -1। तो इस तरह हम अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे, उसे कहते हैं हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर इसी में एक टर्म आती है जिसे हम और डिटेल में वापस देखेंगे, उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका डिटेल डिस्कशन अगेन जब हमें सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं तब हम देखेंगे। जस्ट फॉर द टाइम भी हम इंट्रो देख लेते हैं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x से x1 और x2, कुछ भी जो वैल्यू रैंडम नंबर्स होने चाहिए, वो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो वो वैल्यूज़ जो हम अगर पुट करेंगे उनकी बेटर है हम x1 x2 से बजाय यहाँ पे k लेते हैं, वेयर k रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। सो इफ हम x की वैल्यू k पुट करेंगे देन द वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन, इस बार क्या लिखेंगे? f ऑफ k बिकम्स 0। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल देखे जिसमें हमने x की वैल्यू एक बार 2 और एक बार -3 ली, तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 0 नहीं हो रही थी। वो क्या हो रही थी? फर्स्ट केस में 4, सेकंड केस में -1। हमें ऐसी वैल्यू x की लेनी है जो हम पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, तो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है बिकम्स 0। तो इस केस में फिर हम क्या कहेंगे? x इक्वल टू k रिप्रेजेंट्स द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस x इक्वल टू k रिप्रेजेंट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है? अगर हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, तो अगर हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस केस में हमें कितने ज़ीरोस मिलेंगे? हमें सिर्फ 1 ज़ीरो मिलेगा। एक ही ऐसी x की वैल्यू मिलेगी which will satisfy this condition और which will obtain this condition कि अगर वो हम वैल्यू x की पुट करेंगे
तो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट अस से फॉर सम x इक्वल टू k। यही अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, तो फिर उस केस में हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे? हमें 2 zeros मिलेंगे। लेट अस से x इक्वल टू k1 एंड k2। x की वैल्यू k1 और k2, सम कॉन्स्टेंट्स k1 एंड k2, वो जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मिलने वाले हैं। इसे हम अलग टर्म भी यूज़ करते हैं, अलग नाम भी देते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन मिलता है, x की ऐसी एक ही वैल्यू मिलती है जिस पे वो एक्सप्रेशन की वैल्यू बिकम्स 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है? वो डिग्री 2 होती है, इसलिए हमें 2 zeros मिलते हैं, से k1 एंड k2। फिर क्यूबिक के लिए कितने मिलेंगे? अगेन क्यूबिक के लिए हमें मिलेंगे 3, से x इक्वल टू k1, k2 एंड k3। इसके x की हमें 3 ऐसी वैल्यू मिलेगी जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बना देगी फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक के लिए हमें कितने फिर सॉल्यूशंस मिलते हैं? 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं, या फिर 3 zeros मिलते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए 2 zeros और लीनियर के लिए 1 zero। तो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल के बाद, वो है लीनियर एक्सप्रेशंस। तो वहाँ पे हमें लीनियर पॉलिनोमियल ही इस्तेमाल करनी है। तो वहाँ पे हमें फिर अगर सॉल्यूशंस निकालने हैं, उनके अलग अलग मेथड्स या टेक्निक्स देखने हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ रिमेंबर रखनी पड़ेगी। टू रिमेंबर दैट लीनियर पॉलिनोमियल के 1 0 या एक ही सॉल्यूशन आता है। और क्वाड्रेटिक के लिए अगेन उसके बाद का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जहाँ पे हमें x के कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं? x के हमें 2 zeros या 2 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, और क्यूबिक के लिए हमें 3 मिलेंगे। ये चीज़ हमें एडिशनली याद रखनी पड़ेगी। So let us take a simple example on this topic of value of polynomial। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x, और एक्सप्रेशन क्या दिया है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 एट x इक्वल टू -2। तो हमें ये दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है, राइट? विच वैल्यू? एट x इक्वल टू -2 पे उसकी कितनी वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन करनी है। तो लेट अस बिगिन। हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू -2 इन द गिवन एक्सप्रेशन। हमारे एक्सप्रेशन का नाम क्या है? f of x। तो जब हम f of x में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? f of -2। क्योंकि हम अब ये कोई वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, f इज रिप्रेजेंटिंग द फिक्स वैल्यू एट x इक्वल टू -2। तो कैसे मिलेगी? यहाँ पे x की वैल्यू -2 थी, इसलिए हमने उसे फिर ब्रैकेट में पुट किया है। अगेन -2, अब x की वैल्यू कितनी है? -2, उसका स्क्वायर लेना है, देन 3x से तो मतलब 3 इंटू -2 प्लस 8। एक बार हमें फिर ठीक से लिख लिया है, तो अब क्या करेंगे? इंडिविजुअल टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या है? -2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अगर कोई भी नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव टर्म की अगर ऑड पावर है तो फिर वो नंबर कैसा आएगा?
नेगेटिव ही आएगा, और फिर जो कि पावर है उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव टर्म की इवन पावर है तो द फाइनल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। फॉर ऑड पावर द फाइनल विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू, और अगर इवन पावर है नेगेटिव टर्म की तो फाइनल रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऑड नंबर है तो इसके एंड रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और फिर सिंपल 2 का क्यूब कितना है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज़ 8, फिर -2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब -2 की पावर कितनी है 2, मतलब इवन, तो ये टर्म आएगी पॉजिटिव, और वो कितनी आएगी 2 स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय +4। अगेन यहाँ पे +3 इंटू -2 है तो वो कितना देगा -6 + 8, अगेन -8 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पहले प्लस माइनस नहीं कर लेना है, पहले मल्टीप्लिकेशन जो 2 टर्म्स की बाकी है उसे मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना है -2 इंटू 4 इट इज़ -8, फिर -6 और +8। तो अब आइदर हम सिर्फ ये 2 टर्म्स को अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर सारी नेगेटिव टर्म्स ऐड कर लो, सारी पॉजिटिव टर्म्स ऐड कर लो, फिर आपस में सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पे -8 है, -8 -6, तीनों अगर माइनस साइन में है तो तीनों की सिंपल एडिशन होगी 8 + 8 16 + 6 22, और साइन मिलेगी माइनस, यहाँ पे है +8। अब क्या है, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 22 में से 8 गया, कितना बचा 14, और साइन क्या आएगी, जो बड़े टर्म की साइन है वो आएगी। दोनों में बड़ा इंटीजर कौन सा है, बड़ा नंबर है 22, तो उसकी साइन आएगी -14। तो हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f at -2 इज -14। So in this way we can calculate the value of function। हम कोई भी फंक्शन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं by this process।